जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मैं आर के आपके सामने एक बार पूरी तरीके से जो मैंने ट्वीट किया था कि वे राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है जारी जरूर करवाऊंगा। मेरी मेहनत रंग जरूर लाई है। पशुपालन विभाग ने अपना विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया है, लेकिन सर विस्तृत पाठ्यक्रम जारी तो किया है, लेकिन उनके अंक यहाँ पर यूनिट वाइज नहीं दिए गए हैं और ना ही पार्ट बी का जो सिलेबस है उसको भी चेंज किया है, कहीं ना कहीं विज्ञान का भी चेंज किया है। लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, जब तक आर के है तब तक किसी को भी डरना नहीं है। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, कितने अंकों के आएंगे, लगभग कौन सी यूनिट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा सब्जेक्ट अभी जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत यहाँ पर जानकारी देखेंगे। पार्ट बी को लेकर थोड़ा सा सभी के मन में डाउट है, तो मैंने पहले बोल दिया था किसी को भी डाउट नहीं रखना है, अभी बता दूंगा। बाकी वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है दोस्तों, और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। देखते हैं अभी, आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती थी 2023 को, जो अशोक गहलोत के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, क्योंकि जो लोग आपको बावड़े बनाएंगे यूट्यूब पे, कहीं भी कहेंगे कि ये मेरी वीडियो देखो, इस तरीके से पशु परिचर का सिलेबस इतने अंक का हो गया, फलाना ढीकड़ा ये हो गया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो सब सच्चाई अभी आपके सामने मैं रख दूंगा। बिल्कुल आप वीडियो को या तो फिर अनलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं। सबसे पहले ये भर्ती की बात करूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे भर्ती जो बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा 6/10/2023 को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ था। 12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन मैंने बोला था कि भाई जो बोर्ड अध्यक्ष को मैंने ट्वीट किया था कि सर इसका जो बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन आपको जो अधीनस्थ बोर्ड है वो इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी नहीं करते हैं, विभाग इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्पेशल देखते हैं कि आज जो लगभग 150 क्वेश्चन आने हैं और जिसमें 1/4 यानी कि माइनस मार्किंग रहेगी। 3 घंटे का समय रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है गणित, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पाठ्यक्रम के अनुसार जो समान अंक है, ठीक है, और इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 40% लेकर आना। सर मेरिट कितनी जाएगी? तो मेरिट लगभग 60 से 65% के बीच में इसकी मेरिट जाएगी, अभी बोल देता हूँ तैयारी करने वालों। ठीक है, तो अब बात करें कि भाई राजस्थान राज्य के इसमें सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस को विस्तृत सिलेबस क्या है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में। ठीक है, यानी कि राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान जीके ही आएगा, यानी कि आपको इंडिया जीके पर ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है। ठीक है, माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का ज्ञान, सामाजिक समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताया गया है दोस्तों कि राजस्थान का भूगोल आएगा, जिसमें सारे टॉपिक दे दिए, राजस्थान की स्थिति दे दी, विस्तार दे दिया। अब आप ये गलती मत करना कि सर खनिज वाला टॉपिक नहीं है तो मैं खनिज वाला टॉपिक नहीं पढ़ूँ, कि सर यहाँ पे ऊर्जा वाला टॉपिक नहीं है तो ऊर्जा वाला टॉपिक छोड़ दूँ। ये ऐसी गलती मत करना मेरे दोस्तों, वरना बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। भाई राजस्थान की खनिज और ऊर्जा तो मेन टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनेगा। एलडीसी में हुआ है वैसा कि वैसा होगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, एलडीसी में हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, इसकी अभी कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं सेकंड पेज पर आता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपको एक विस्तृत यहाँ पर और दिखता है कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसकी भी जो सेकंड यूनिट है, इसकी भी जो ऐतिहासिक घटना है। अब इसमें कि सर इसमें मेवाड़ का इतिहास नहीं है, नहीं मारवाड़ का इतिहास है, नहीं आमेर का है, नहीं किसी बीकानेर का है। भाई ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर जो घटनाएं हुई है, कौन कौन से युद्ध हुए हैं प्रसिद्ध, जैसे कि महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो सब ऐतिहासिक घटना, यानी कि मेवाड़ का इतिहास पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, वीडियो को फटाफट से लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, सभी को शेयर करो। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा मैं कि जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, ऐतिहासिक घटनाएं में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? सर ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास यहाँ तक ही है। जैसे कि आप देखेंगे ये सिर्फ यहाँ पे ये ख़त्म है, इस लाइन पे राजस्थान का इतिहास ख़त्म होता है। राजस्थान का इतिहास यहाँ ये 3 यूनिट लिखी हुई है इसमें। एक तो एकीकरण लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़नी है और आंदोलन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण आंदोलन किसान आंदोलन हो गए, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया, ये स्पेशल टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है। ये नहीं कि आप मेवाड़ का इतिहास में आप 1 महीना उसको ही पढ़ने में लगे रहो, ऐसी गलती मत करना मेरे भाइयों। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा राजस्थान का इतिहास में
स्पेशल टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें एक तो किसान आंदोलन पढ़ने हैं, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल। प्रजामंडल का इसमें टॉपिक नहीं दे रखे हैं, लेकिन प्रजामंडल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में टॉपिक है, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तो इसमें प्रजामंडल का भाग आएगा। ऐसा मत कहना सर प्रजामंडल तो इसमें था ही नहीं, मैं आपत्ति लगा दूँ। भाई उसमें स्पष्ट लिख रखा है राजस्थान के सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो क्या सामान्य ज्ञान में प्रजामंडल नहीं है? कक्षा 6 से कक्षा 7वीं की बुक में प्रजामंडल का टॉपिक है, कक्षा 9th की सामान्य अध्ययन की बुक में प्रजामंडल का टॉपिक है, 1857 की क्रांति है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई राजस्थान का जीके तो आपको लगभग पूरा पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है? क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना, बाद में भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक होती है। और अभी बता दूंगा पार्ट बी में क्या करना है, ठीक है? बस वीडियो को लास्ट तक देखो आप। और राजस्थान की संस्कृति, पहले ही बोल दिया कि राजस्थान की कला संस्कृति आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, कि राजस्थान की कला संस्कृति जो सबको अच्छे से याद है। राजस्थान की कला संस्कृति सबसे ज़्यादा पार्ट है यहाँ पे दोस्तों। और देखिए भाषा साहित्य सभी से ज़्यादा टॉपिक इसके जोड़े गए हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा अंक की यही आने वाली है, ठीक है? जैसे अब नेक्स्ट बात करें हम सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में कि सर सामान्य विज्ञान में बस इतने से टॉपिक क्या काम चल जाएगा हमारा? देखिए भौतिक और रासायनिक विज्ञान है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो कक्षा 9th की बुक है उसमें दूसरा पार्ट दे रखा है। दूसरा पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको आप पढ़े, अच्छे से पढ़े। अब कहाँ से पढ़ना है कि सर वो भी किताबें में बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत करो यार, आपको बिल्कुल टेंशन करना ही नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने का होता है, देने का होता है। क्योंकि अब इस वक्त तो ले रहे हो ना मेरे सामने, तो ठीक है, क्योंकि फालतू बकवास तो मैं भी नहीं करता। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये टॉपिक 9th की बुक में है और 10वीं की बुक में है। लेकिन सर क्या मैं 9वीं की बुक पढ़ूँ, क्या 10वीं की बुक पढ़ूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है ऑलरेडी, 3 से 4 महीने में स्टडी की होगी, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो बस। धातु अधातु ये 10वीं का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है एनसीईआरटी आएगी, प्योर एनसीईआरटी पूछी जाएगी आपके पेपर में, ठीक है? तो ध्यान से अच्छे से एनसीईआरटी को क्लियर कर लेना। प्रकाश का पतन ये टॉपिक 100% अभी आरपीएससी ने एलडीसी का पेपर लिया, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। अभी एएसओ का पेपर हुआ, महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ, किसी ना किसी पेपर में 100% इसका सवाल आता है दोस्तों। तो आपके भी 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। अनुवांशिकी यानी कि मेंडल के बारे में पूछेगा। सामान्य शब्दावली, मानव शरीर। अब मानव शरीर में देखिए कौन कौन से टॉपिक है कि सर मानव शरीर में क्या क्या पढ़े। देखिए सबसे पहले मानव शरीर में आपको दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मानव की बात करूँ मैं, तो मानव शरीर में आपको जैसे कि मानव शरीर में आपको मस्तिष्क पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ब्रेन पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है? और पूरा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा पूरा, और जैसे कि आँख नाक कान सब जो भी है, यानी कि मानव शरीर के बारे में सिंपल सा 10वीं की बुक है, उसमें टॉपिक भी दे रखे हैं। मानव शरीर एक चैप्टर है, तो उसको आप पढ़ लें अच्छे से, ठीक है? मानव रोग है, कारक निदान, मानव रोग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन, जो पशुपालन का एक टॉपिक था पहले, वो इसमें डाला है। तो ये नहीं कि सारे पशुपालन का अपशिष्ट प्रबंधन का एक टॉपिक था वो इस भाग में डाली, तो वो तो बेनिफिट ही है ना, क्योंकि अंक तो यहाँ भी मिलेंगे आपको, है ना? लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स में आ रही है कि सर करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ करो ना कुछ ना। देखिए करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। खेल आपको, यानी कि राजस्थान के खेल पढ़ने हैं। इंडिया के खेल आपको पूछेगा तो कोई एक दो प्रसिद्ध है वो पूछ लेगा, वरना इंडिया के इसे स्पष्ट इसमें लिखा नहीं है। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट देखेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजनीति जिसमें राजस्थान की राजनीति, ये भी अच्छा टॉपिक दिया है। सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और तकनीकी क्षेत्र, यानी कि इसमें भौगोलिक संवर्ध जो अभी मतलब कि ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में पूछे। जैसे भी आपसे पूछ ले कि योजनाएं आ गई, या योजना ट्रेंडिंग कोई सी योजना चल रही है, लाडो प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई, ट्रेंडिंग वाली योजना है, तो पूछ लेगा आपसे। जैसे राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, तो यहाँ से जो राष्ट्रीय है वो भी करंट पूछी जाएगी, यानी कि थोड़ा सा इंडिया लेवल की करंट पूछी जा सकती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कोई 1-2% डालेगा तो आप देखेंगे। करंट का भी एक अच्छा सा मतलब कि मैं बोलूँ कि एक यूनिट में दे रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 4थी यूनिट है, तो लगभग इसके प्रश्न मान के चलो आप 20 से 25 क्वेश्चन इस यूनिट से 100% मिलने वाले हैं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है? नेक्स्ट बात करें अब हम, ठीक है? हाँ भाई बताऊँगा पार्ट बी, रुको। मैथ्स का, हाँ मैथ्स में बहुत अच्छा कर दिया भाई मैथ के लिए सब खुश हैं मेरे हिसाब से। मैथ में जैसे कि आपको
आपको एचसीएफ एलसीएम ये यानी कि जो नॉर्मल संख्या पत्ती है उसका ही पार्ट है। तो यानी कि आपको जब तक संख्या पत्ती नहीं आएगी तो संख्या पत्ती पढ़नी पड़ेगी भाई, संख्या पत्ती आपको पढ़नी पड़ेगी, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम नहीं आएगा तो एलसीएम एचसीएफ कैसे आएगा। इसके लिए आपको नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, एवरेज यानी कि औसत पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये भी अच्छे टॉपिक डाले गए हैं। तो गणित के सर कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न मैं अभी बता दूंगा, लेकिन गणित के इतने प्रश्न नहीं आएंगे अब, 15 से 20% की अब कोई खास जानकारी नहीं है। अब बात करें हम बी पार्ट की, जो स्पेशल बच्चों के कमेंट आ रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले, है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों पशुपालन है, और इसके लेकर कई के मन में कई यूट्यूब वालों ने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं जो आलोक राज जी है, मैंने एक ट्वीट भी किया है, और ट्वीट बताऊँगा अभी आपको कि शायद वो पार्ट बी का दूसरा सिलेबस भी जारी कर सके। तो इस वजह से मैंने वीडियो में थोड़ा सा टाइम दिया एक दिन का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, यही सिलेबस रहता है। तो बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत अच्छा सिलेबस है मेरे अकॉर्डिंग। अब लेकिन विद्यार्थी को कुछ ऐसा लगता है कोई गाइडलाइन आएगी उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि पशुपालन जो ऑटोमेटिक पार्ट बी ये 6ठी यूनिट रहने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मैंने क्या बोला कि जो पार्ट बी है ये पार्ट बी यानी कि 6 जो 6 वाली यूनिट है ये पार्ट बी रहेगा आपका, यानी कि 45 अंक की ये यूनिट रहेगी। तो किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बोर्ड दोबारा इसके ऊपर फैसला ले सकती है, 1-2 दिन में, 3 से 4 दिन में, या 10 से 5 दिन में इसके बारे में पुनः चर्चा होगी, और इसके लिए मैं विस्तृत कार्य कर रहा हूँ। आप मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। फटाफट से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपडेट रखा जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। किसी प्रकार से ग्रुप चल रहे हैं, एक तो पशु परीक्षर का स्पेशल जो अपना टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है वहाँ पर क्यों चल रही है। अब कई अभ्यर्थी ऐसे बोलो कि सर आपने पार्ट बी के लिए, मैंने बोला था ना आपको कि पार्ट बी के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी की मैं क्यों नहीं डाल रहा वहाँ पे, मुझे पता है कि पार्ट बी के लिए अभी थोड़ा सा ये मतलब कि जो कीड़ा है आपके माइंड में वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और पार्ट बी के लिए कई अभ्यर्थी कई कोचिंग वाले आपको लूट रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा। पार्ट बी के नाम के मतलब कि अभ्यर्थियों के मन में है कि सर ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पार्ट बी के लिए स्पेशल 45 अंक। भाई जब 45 क्वेश्चन के यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे तो क्या खाक मजा आए फिर। 20 से 25 क्वेश्चन आप मैथ और साइंस पढ़ो ना, उससे आ जाएंगे आपके यहाँ, अच्छे से उसको क्लियर कर लो ना। पार्ट बी की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो पार्ट बी को लेकर स्पेशल सोच रहे हैं तो मेरे भाइयों सबसे पहले पार्ट ए को मजबूत कर लो, क्योंकि 70% भारांक इसका आने वाला है पार्ट ए का, ठीक है। 30% होगा, अब 30% में भी जरूर नहीं 10% ये रहे, बाकी 20% इस 70% में ऐड होगा। 90% आपका पार्ट ए से ही पेपर बनने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि जो पार्ट बी है उसका सिलेबस में आपने बोला है कि चेंज हो गया है, तो देखते हैं भाई कहाँ चेंज हुआ। देखिए जंतुओं में जनन है, 1 मिनट के लिए आप सुनिए। जंतुओं में जनन है तो सबसे पहले बताइए आप, वहाँ पर एक टॉपिक था संकर प्रजनन, क्या वो टॉपिक नहीं था? संकर प्रजनन, बंधियाकरण नहीं था क्या? जंतु के जनन अंग नहीं था क्या? थे, आपको सही देखा नहीं होगा, लेकिन देखो जाकर सिलेबस को कंपेयर, उसको देखो और कंपेयर करो। ये टॉपिक पहले के सिलेबस में है, बिल्कुल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। 1 से 2% दिला की जाएगी ये यूनिट आपको, ठीक है। ये ओनली ये लाइन, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ मैं पाचन तंत्र कि सर ये पाचन तंत्र तो है ही नहीं, पाचन तंत्र में क्या पढ़ूँगा मैं? पाचन तंत्र में आपसे पूछ लिया कि श्वसन तंत्र की जो नड़ियाँ होती है, भाई आपसे पूछेगा वो कि गाय में बताइए, भैंस में बताइए कि नाड़ी दर कितनी होती है। भैंस की नाड़ी दर कब आएगी? जब आपको उसकी पाचन श्वसन तंत्र याद होगा। प्रश्न किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है बोर्ड के द्वारा, तो किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं लेनी है। क्योंकि देखिए आप श्वसन तंत्र है, श्वसन में जरूरी थोड़ी है श्वसन आपसे पूछेगा, क्योंकि कौन सा आपको डॉक्टर बनना है, वहाँ पर पशु परिचर बनना है, श्वसन दर पूछ लेगा। पाचन तंत्र में आपसे नाड़ी दर पूछ लेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है प्रमुख रोग पहले भी था अब भी है। रोग के बारे में आपको वही जीवाणु जनित रोग और कृमि जनित रोग ये पढ़ने हैं। आप मेरे हिसाब से है ना इस चैनल पर जुड़े रहोगे ना तो वास्तव में बोल रहा हूँ पशु परिचर बन जाओगे, ये तो 100% है। विशेषताएँ, अब प्रमुख रोग की विशेषता क्या है? एनसीईआरटी की बार भी बुक देखना, उसमें विशेषताएँ लिख रही है, वही है जो आप पहले पढ़ते थे, ठीक है।
अब इसमें एक और टॉपिक है आवास। क्या है? आवास। क्या पहले नहीं था ये टॉपिक? पहले भी था आवास वाला, जिसमें मुर्गी का आवास था, गाय भैंसों का गौशाला आवास, ये सब पहले था, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। संरक्षण यानी कि गौशाला की साफ सफाई कैसे करेंगे, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो यूनिट 1 यानी कि जो यूनिट 6 है, इसका जो एक पॉइंट है वो उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जो यूनिट जोड़ी गई है उस यूनिट को मैं चर्चा करूँगा, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ये यूनिट जोड़ी गई है कक्षा 9th की बुक से। पेज नंबर बता दूं क्या? पेज नंबर नहीं बताऊंगा आज, फिर तो आप पूरा ढूंढ लोगे, फिर तो मेरी आपसे कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो कक्षा 9th की ज्योग्राफी की बुक है, उसमें लिखा हुआ है समकालीन भारत भूगोल की बुक है, उसमें ये टॉपिक दे रखा है, वहाँ से पढ़ लेना दोस्तों। और कोई भी पढ़ाए आपको, कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे, गुमराह नहीं होना है, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है जैसे कि वन्य प्राणी, ये सब वन्य प्राणी में जैसे कि कक्षा 9th की बुक है, उसमें भी भूगोल से ये दो यूनिट उठाई गई है। एक तो आधुनिक चरवाहे और वन्य प्राणी, उनका जीवन, वन्य जीव संसार। ये पुस्तक आपने यानी कि भूगोल के टॉपिक में ये पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। तब इसमें हो सकता है कि नीलगाय आ जाए, क्योंकि नीलगाय पालते नहीं है क्या वन्य प्राणी? नीलगाय, क्या गाय एक वन्य गाय नीलगाय नहीं रहती? गाय को हम नीलगाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इस तरीके से उनका जीवन, उनका रहना, खाना पीना, जो सब है वो इसमें आ चुका है, वन्य जीव, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनमें जो दिक्कत थी वो मैंने बता दी। पशु कृषि, कृषि में क्या आएगा? पशुओं की कृषि। भाई पशुओं की कृषि, अब पशु कृषि में एक तो पशु मतलब कि जो कृषि में कौन कौन से पशु काम आते हैं, तो भारवाहक नस्लें। भाई भारवाहक नस्लें काम आती कि नहीं आती? तो भारवाहक नस्लें आपको पढ़नी पड़ेगी। कुक्कुट पालन, पूरा मुर्गी पालन पढ़ना है। मुर्गी पालन पहले भी था, अब भी था। मुर्गी पालन से 4 से 5% आएंगे। पशु उत्पादकों का पोषक मान, ये पूरी डेयरी है। ये मत बोलना कि सर इसके मान पढ़ लें और कुछ भी नहीं पढ़, पूरी डेयरी पढ़नी है आपको, पूरी डेयरी साइंस पढ़नी पड़ेगी। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु उत्पादकों का पोषक मान पढ़ना है, यानी कि जैसे कि उनका एसएनएफ मान, यानी कि ठोस रहित, गाय के दूध में कितनी वसा है, गाय के दूध में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितना खनिज लवण है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा दे रखा है। डेयरी हो गई। जंतु में बंध्याकरण वाले टॉपिक, संकर प्रजनन वाले टॉपिक, मादा जनन, श्वसन, नाड़ी दर, प्रमुख रोग और विशेषताएं, आवास प्रबंधन, संरक्षण, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, पशु कृषि और भारवाहक नस्लें, ये इंपॉर्टेंट है। पोषक मान यानी कि डेयरी साइंस है, आधुनिक, ये 2 टॉपिक जोड़े हैं जिसमें वन्य प्राणी, ये कक्षा 9th की बुक में आपको मिलेंगे। और इसके लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ पर यानी कि किस तरीके से मिलेगी, तो मैं आपको ये बुक की लिंक दे दूंगा यानी कि पीडीएफ बना के, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से चेंज हुआ है, पार्ट बी को लेकर आपको घबराना नहीं है। बाकी वही है, यदि बोर्ड कहता है कि हम इसको पार्ट बी माने तो 45 क्वेश्चन इसके रहेंगे और आपको फ़ायदा ही है, नहीं कहे तो भी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि पार्ट बी में मैं जानता हूँ कि आपसे 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं होंगे, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो पेपर ऐसे बनाएगा, ठीक है। और बाकी किसी को लग रहा है कि सर थोड़ा सा और हमें विस्तृत बता दीजिए कि किस तरीके से पेपर में कितने अंक के प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं, पहले आपका ये पार्ट ए था और ये पार्ट बी था, ठीक है, जिसमें इसमें यहाँ पे आ रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर आ रहा था, यहाँ पे हिस्ट्री आ रही थी। और पहले भी इसमें सामान्य ज्ञान में, सर इसमें राजनीति है नहीं, पॉलिटिकल नहीं, तो सामान्य ज्ञान में पॉलिटिकल पढ़नी, यानी कि राजस्थान का जीके तो पूरा पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, इकोनॉमिक्स, राजस्थान के संपर्क में जो भी घटनाएं हुई है प्रेजेंट टाइम में, मार्च से लेकर नवंबर तक हुई है, वो सब पढ़नी पड़ेगी आपको। पार्ट बी में पहले थोड़ा सा विस्तृत था, 45 अंक का था, ये 105 अंक का था, लेकिन इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस बार, ये 45 का तो हो सकता है इसे 30 से 35 का कर दे, 35 से 40 का कर दे। बाकी सिलेबस वही है और आपको फ़ायदा किया गया है। लेकिन किसी को लगता है कि सर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेरे साथ में धोखा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा और सभी से कहना चाहूँगा कि भाई आपको ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, कक्षा 6 की बुक और 10वीं की बुक, इन बुकों को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी किसी भी बुक को नहीं पढ़े, मेरे हिसाब से आप 100% पशु परिचर में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन 47 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।